नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं इंटर सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय लेकर इस कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित होते हैं और हमारे किसान अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ रहते हैं उन विषयों से संबंधित जो कि हमारे किसानों के सवालों के जवाब देते हैं और उन्हें अलग अलग विषयों पर जागरूक भी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की। सबसे पहले डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है स्ट्रॉबेरी की खेती। इसके अलावा हम बात करेंगे आलू फसल की देखभाल के बारे में। तो अगर आपके कोई भी सवाल इन दोनों ही विषयों से जुड़े हुए, स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर आलू की खेती से संबंधित कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बस सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और इन दोनों ही विषय से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचाएं। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं और दूसरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर RM शर्मा जी हैं। डॉक्टर शर्मा हमें बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए या फिर आपने फसल ली है तो उसमें क्या इस वक्त विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। स्वागत है एक बार फिर से डॉक्टर शर्मा आपका। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। आप हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में आज हम बात करेंगे, स्ट्रॉबेरी की फसल के बारे में और साथ ही आलू पर। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो एक छोटा सा नन्हा सा ये गुलाबी रंग का फल होता है, लेकिन विदेशों में तो काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे हमारे देश में भी इसका बाजार बढ़ता जा रहा है और अपने खट्टे मीठे स्वाद और अपने फ्लेवर की वजह से काफ़ी पसंद भी किया जाता है। और आपको बता दें कि प्रसंस्करण में भी इसकी काफ़ी उपयोगिता है। इससे बने कई तरह के जो उत्पाद हैं वो पसंद किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये हमारे देश की फसल उतनी आसानी से यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन ये धारणा कितनी सही है कितनी गलत है और ये काफ़ी संवेदनशील भी मानी जाती है। तो डॉक्टर शर्मा क्या बताना चाहेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में? देखिए, स्ट्रॉबेरी बेसिकली पहाड़ों पर उगाया जाने वाला फल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका बहुत अच्छा उत्पादन हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा उत्पादन शुरू हो गया है और किसान बहुत अच्छी आय कमा रहे हैं। इसके अलावा शुरुआत में इसको हिमाचल प्रदेश में उगाया गया। अब इस टाइम अगर हम देखें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ का जो कुछ महाबलेश्वर का जो क्षेत्र है वो थोड़ा पहाड़ी है और वहाँ पे वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी उगाते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास के जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे भी इसका उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गुरुग्राम में कई किसान हैं स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें जो एक किसान का जो नज़रिया है वो ये है कि इसको ज़्यादातर किसान वहीं लगाते हैं जहाँ इसकी विपणन की जो फैसिलिटी है वो वहाँ अवेलेबल है। क्योंकि जैसे आप चंडीगढ़ के आसपास लगा रहे हैं, दिल्ली के आसपास लगा रहे हैं, तो वहाँ आपको बाजार अच्छा मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे किसान भाई जो बड़े शहरों के आसपास रह रहे हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ पे वो अच्छी आय कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि संवेदनशील फसल है, फल है और काफ़ी छोटा होता है, शेल्फ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और जैसी थोड़ी सी भी दाग इस फल में एक में पड़ा तो दूसरे फलों में पहुंचते हुए देर नहीं लगती और वो फल खाने लायक भी नहीं रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से की जाए, इसकी स्टोरेज किस तरीके से किया जाए, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे बाजार तक किया जाए, इन सभी बातों पर भी हम आप चर्चा करेंगे। और साथ ही खेती पर या फिर नई फसल लेना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आपके सवालों का स्वागत है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। स्ट्रॉबेरी की खेती ठंडी जलवायु में की जाती है। इसका पौधा कुछ ही महीनों में फल दे सकता है। स्ट्रॉबेरी की खेती कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में की जाती है, यानी इसे पहाड़ी और ठंडे इलाकों में बोया जाता है। वैसे तो स्ट्रॉबेरी की बुवाई सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाती है, लेकिन ज्यादा ठंडी जगहों पर इसे फरवरी और मार्च में भी बोया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी की बुवाई से पहले खेत को तैयार करना चाहिए। खेत की मिट्टी को बारीक कर लें और उसके बाद क्यारियां बना लें। इन क्यारियों की चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई 3 मीटर के आसपास होनी चाहिए।
ये जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी भी 30 सेंटीमीटर ही रखें। इस तरह एक कतार में लगभग 30 पौधे आ जाएंगे। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि पौधों पर फूल आने पर मल्चिंग जरूर करें। मल्चिंग काले रंग की 50 माइक्रोन मोटाई वाली पॉलीथीन से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों पर नियंत्रण तो होगा ही, साथ ही फलों को सड़ने से भी बचाया जा सकता है। ऐसा करने से स्ट्रॉबेरी की पैदावार भी अच्छी होती है। पहाड़ी इलाकों में बरसात होने पर स्ट्रॉबेरी के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें। इससे फलों के गलने की समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, तो अभी आपने देखा स्ट्रॉबेरी के बारे में, और अगर आपके कोई सवाल है, कोई आशंका है, कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। 2 टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल करें। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अश्वनी, जो कि आलू के बारे में बताएंगे। डॉक्टर अश्वनी, जैसा कि आलू की हम बात करें तो लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है 2 से 3 महीने की फसल ये हो चुकी होगी। तो जो अलग अलग मकसद से जो फसल ली जाती है, कुछ किसान बीज के लिए, कुछ किसान प्रसंस्करण के लिए, और कुछ किसान जो भोजनीय फसल है उस पर्पज से इसकी खेती करते हैं। तो अभी स्थिति क्या है आलू की खेत में? मैडम, आजकल खेत में आलू की फसल चली हुई है। जैसे आपने कहा कि 2 से 3 महीने की फसल हो चुकी है, और आलू की फसल मुख्यतः हमारे मैदानी क्षेत्रों में 85% जो है वो ली जाती है। कुछ फसल जो है वो पहाड़ों में ली जाती है थोड़ी सी। और जो मुख्य फसल मैदानी क्षेत्रों में आजकल चली हुई है उसमें ये तीनों पर्पज की फसल है। जैसे बीज की है, प्रसंस्करण वाली है और भुजिया के लिए है। तीनों ही फसलें लगी हुई हैं। जैसे हम उत्तर भारत से, पंजाब के इलाके से शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि जो बीज वाली फसल है जो मुख्यतः पंजाब में ही ज्यादा करके उगाई जाती है। उसके बाद जो है हमारा जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी उगाई जाती है। उसका खास ध्यान रखने वाली बात आजकल ये है कि उनका डंठल काटने का समय पंजाब में तो आ ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ अब जो वेस्टर्न यूपी पार्ट है इस तरफ भी डंठल काटने का समय आ रहा है, नजदीक ही आ रहा है। तो किसानों के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि जो बीज वाली फसल है उनके जो डंठल हैं वो समय रहते काट दे। जैसे ही आपको आलू के पौधों के नीचे जितना आकार चाहिए, आलू का साइज चाहिए, वो देख लें। अगर वो बन गया है तो उस समय आपको डंठल जल्दी काट लेने चाहिए। बहुत ज्यादा आलू को बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि डंठल काटने का समय है, तो मैं आपसे आगे विस्तार से समझूंगी कि डंठल काटते वक्त क्या सावधानी बरते, फसल को किस तरीके से मुआयना करें कि कौन से समसामयिक कार्य हैं जो कि अभी करने की ज़रूरत है। मैं आगे आपसे विस्तार से समझूंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर लगभग पूरे देश में आलू की खेती की जाती है। आलू की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में की जाती है। इस समय जिन किसानों ने आलू की फसल लगा रखी है वो मौसम और फसल की जरूरत को देखते हुए आलू में जरूरी काम करें। आलू की फसल में पौधों के ऊपरी हिस्से को काट दें। इसके बाद आलू को 20 से 25 दिनों तक जमीन के अंदर ही पड़े रहने दें। ऐसा करने से आलू का छिलका कड़ा हो जाएगा और खराब नहीं होगा। फिर 20 से 25 दिनों बाद खुदाई करके साफ सुथरे कंदों का चयन करें। आलू बीजोत्पादन करने वाली फसल में पत्तियों की कटाई का काम जल्द से जल्द कर लें। कटे हुए पत्तों को खेत से बाहर गड्ढे में दबा दें। इसके अलावा आलू की फसल को पाले से भी बचाएं। फसल को बचाने के लिए खेत में टाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाला पड़ने की स्थिति में सिंचाई नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर सामान्य दिन में भी सिंचाई करनी है तो धूप में ही करें। आलू की फसल को रोगों से भी बचाने के उपाय करें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसके बचाव के लिए प्रभावित जगह पर मैनकोजेब 0.2% का घोल बनाकर 8-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी आलू की खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप आलू की फसल से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं।
एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीताराम चौधरी जी हैं, जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। सीताराम जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी सीताराम जी, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगी और अन्य दर्शक जो हमें सुन रहे हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि जब आप कॉल करें तो टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें, उसे म्यूट कर दें और उसके बाद अपना सवाल पूरा करने के बाद वापस से आप आवाज़ कर सकते हैं। देखिए, इससे हमें भी असुविधा नहीं होगी और आपको अपने सवालों के जवाब भी जल्द मिल जाएंगे। सीताराम जी बताइए। हेलो, हम टेलीविजन को बंद कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीताराम जी, बताइए सवाल क्या है। स्ट्रॉबेरी का खेती जो है तो समस्तीपुर बिहार में हो सकता है? जी सीताराम जी, ऐसा है कि बिहार में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत हो गई है और जो आपका सबौर कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे के वैज्ञानिक लोग उस पर काम कर रहे हैं और आप अपने यहाँ उसको लगा सकते हैं। आप उनके साथ संपर्क करें और वहाँ से आपको पौधे भी मिल जाएंगे और तकनीकी सलाह भी मिल जाएगी, क्योंकि सबौर में इसकी खेती करना शुरू कर चुके हैं लोग। जी, तो चलिए इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसका ज़्यादा प्रचलन था या फिर ठंडी या फिर पहाड़ी जो जगह है उनके बारे में बात करें, अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती में? देखिए, स्ट्रॉबेरी की जो खेती है वो दो उद्देश्य के लिए की जाती है। एक तो ये कि हमें फल लेना है। हम दिल्ली में बहुत अच्छी उपज ले लेते हैं पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ के क्षेत्रों पे सिंचाई के साधन नहीं होते, मिट्टी की उर्वरता उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सारे साधन हैं जी। लेकिन जब हम पौधा अक्टूबर में लगाते हैं तो जनवरी फरवरी या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक इसकी खेती यहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है पौधों की स्ट्रॉबेरी में, क्योंकि जो हमारे गर्म इलाके हैं इसमें इसका जो है इसके पौधे नहीं बन पाते ज़्यादा तापमान होने की वजह से। लेकिन पहाड़ों पे ये आराम है कि कुछ ऐसे किसान भी हैं जो फल नहीं लेते, वो सिर्फ पौधे बनाते हैं और एक पौधा जो है वो सरकारी रेट की अगर हम बात करें तो 3 से 4 रुपए का आता है। तो अगर आप 1 हेक्टेयर में दिल्ली या चंडीगढ़ वाली जगह पे अगर खेती करना चाहते हैं तो 60,000 पौधे आपको चाहिए, मतलब लगभग 2 लाख रुपया आपको पौधों के लिए हर साल चाहिए। अच्छा। और पहाड़ों पर इस चीज़ का आराम रहता है, क्योंकि पहाड़ों पर तापमान जो गर्मियों का जो तापमान है 35-36-37 के आसपास रहता है, तो इसकी जो पौधे बनते हैं वो स्वतः बन जाते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। खेती यहाँ करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, राहुल एक दर्शक है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो राहुल, मुझे सुन पा रहे हैं आप राहुल जी? हाँ मैम जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है। मैम, आलू में जो अगेती और पछेती झुलसा लगती है मैम, इसके बारे में थोड़ा मुझे क्लाइमेट वगैरह की जानकारी चाहिए मैम, ताकि प्रिवेंटिव में हम कुछ उपाय कर सके, कोई दवाई वगैरह का। जी, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए मैम। बालाघाट मध्य प्रदेश से राहुल है। डॉक्टर अश्विनी क्या बताना चाहेंगे आप? डॉक्टर अश्विनी मुझे सुन पा रहे हैं? आपने सवाल सुना राहुल जी का? जी हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ राहुल जी, मैं ये कहना चाहूँगा, आपने 2 बीमारी का एक साथ इलाज पूछा है, अगेता झुलसा और पिछेता झुलसा। तो जैसा आपने नाम लिया है, अगेता झुलसा फसल में शुरुआत में ही आ जाता है और जो पिछेता झुलसा है वो फसल के लास्ट जैसी अवधि में आता है। एक तो इसका ये कारण है कि अगेता झुलसा में मुख्यतः जो कारण रहता है, कई बार जो है वो नत्रजन, जो नाइट्रोजन की कमी के कारण भी ये बीमारी आती है, या फिर आपके बीज के या मिट्टी में होने के कारण भी आती है। और उसका जो इलाज है 2 तरीके से कर सकते हैं कि अगर वो अगेता झुलसा आता ही है तो उसमें छोटे छोटे से धब्बे बने जो होते हैं, उसके लिए आपको जो मैनकोजेब है 0.2% का घोल जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं आप। मतलब कहने का ये है कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मैनकोजेब का घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं और उसको दोबारा 5-7 दिन के बाद फिर से दोहराया जा सकता है। और नाइट्रोजन की अगर पूरी मात्रा डालें और दूसरा ज़्यादा पानी ना दें खेत में, जिससे कि जो नाइट्रोजन डाली है वो नीचे लीच आउट हो जाए। नाइट्रोजन की कमी के कारण भी ये रोग ज़्यादा पनपता है। दूसरी जो आपने अगेता झुलसा की बात की, पिछेता झुलसा की बात की, पिछेता झुलसा जो है वो मौसम के कारण उसका बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। जैसे 2-3-4 दिन के लिए लगातार मौसम में आर्द्रता जो नमी है वो 85% या उससे ऊपर रहे, और जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहे। और ऐसा मौसम जैसे आजकल धुंध पड़ रही है, बारिश हल्की लगी रहे या उसमें पानी टपकता रहे, तो ऐसे मौसम में ऐसा रोग पिछेता झुलसा जो है इसके आने की बहुत संभावना होती है। और अगर मौसम बिल्कुल भी साथ ना दे तो आपकी फसल की पूरी बर्बादी होने की संभावना हो जाती है। उसका इलाज फिर यही रहता है कि आपकी आलू की किस्म जो है
वो इस रोग के लिए या तो प्रतिरोधी हो, या फिर आपको जो है वही जो है रसायन का स्प्रे जो है छिड़काव वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले ही मौसम का देखते हुए, पूर्वानुमान लगाते हुए, फोरकास्ट को देखते हुए भी आप एक स्प्रे मैनकोजेब का, जो मैंने अगेता झुलसा के लिए कहा, वही 0.2% का घोल स्प्रे कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके यहाँ कहीं आ ही जाता है, बीच में कहीं पिछेता झुलसा आ ही जाता है, तो इसके लिए और भी इसके ज़्यादा इफेक्टिव जो दवाई है वो है करजेट। करजेट में साइमोक्सानिल रहता है और मैनकोजेब रहता है, इन दोनों के कम्बिनेशन रहता है। ये जो है ये सिस्टेमिक होने के कारण आपका रोग को बड़े अच्छे प्रभाव से रोक लेती है, तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर फिर भी लगातार रोग बना रहे या कंट्रोल कम हो तो आप इस स्प्रे को दोबारा से 5-4 दिनों के अंदर फिर से दोहरा सकते हैं। जी, एक और कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी नमस्ते। किस्म क्या है इसके बारे में जानना था। सुशांत जी, आप उड़ीसा से बात कर रहे हैं, सवाल बताइए। स्ट्रॉबेरी का उन्नत किस्म क्या है इसके बारे में जानना था। स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं आप? हाँ हाँ। और उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? उसकी उन्नत किस्म क्या है इसके बारे में उन्नत जानना किस्में, था। ठीक है, अच्छी वैरायटीज के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, उड़ीसा कौन से जिले से हैं आप? अनुगुल जिला से। जी सर, यहाँ संभव है जहाँ से? सुशांत जी, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए थोड़ी ठंड की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे इसकी खेती करना मुश्किल है। अच्छी फ्रूटिंग वहाँ नहीं आएगी, आपके पौधे तो लग जाएंगे लेकिन उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं आएगी। अगर आपके यहाँ पर्याप्त सर्दी पड़ती है तो जो अच्छी प्रजातियां हैं उनमें आप कैमारोजा लगा सकते हैं, चांडलर लगा सकते हैं और नबीला लगा सकते हैं। एक विंटरडॉन भी है, उसको भी लगा सकते हैं। तो ये मुख्य फसलें हैं जो इस वक्त भारतवर्ष में उगाई जा रही हैं, और इनके पौधे या तो आप हिमाचल से ले सकते हैं या जम्मू एंड कश्मीर से ले सकते हैं, या महाराष्ट्र में कई सारे किसान भाई भी हैं जो बाहर से पौधे मंगाते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो पौधे प्रोवाइड करती हैं। तो चांडलर, नबीला, कैमारोजा, ये 3 प्रजातियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं। और अगर थोड़ी गर्मी है, जैसे उत्तर प्रदेश के जो मध्य उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग स्वीट चार्ली जहाँ लगाते थे, तो उसकी जगह एक नई प्रजाति आई है स्वीट सेंसेशन, उसको आप लगा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये कुछ किस्में हैं जिनके बारे में अभी हमें बताया है शर्मा जी ने, डॉक्टर शर्मा ने, लेकिन मैं आगे और विस्तार से समझूंगी कि अलग अलग जो भौगोलिक स्थितियां हैं वहाँ के अनुसार भी क्या ऐसी वेराइटीज़ डेवलप की जा रही हैं, की गई हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं अच्छी पैदावार के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी जी भी हैं। डॉक्टर अश्विनी, चलिए एक बार फिर से हम आलू पर बात करते हैं अभी, क्योंकि बीच में बात छूट गई थी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के जो पर्पस होते हैं, जो मकसद है उसके अनुसार फसलें ली जाती हैं। अभी आपने बताया था कि डंठल की तुड़ाई का समय है, तो ये क्या है और कैसे किसान, कहाँ के किसान और किस तरीके से किया जाए और कब किया जाए? हाँ मैडम, ऐसा है कि फसल किस उद्देश्य के साथ उगाई गई है, डंठल का काटना उसी से संबंधित है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप बीज आलू पैदा कर रहे हैं तो बीज की अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए किसानों को समय रहते उसके डंठल काट लेने चाहिए। जैसे ही मैंने कहा कि बीज आलू जो नीचे आलू के कंद बने हैं उनका आकार जितना चाहिए वो बन गया है, तो किसानों को जल्दी से डंठल काट लेने चाहिए। और आजकल जैसे मैंने कहा समय चल रहा है, उसके 2-3 फायदे हैं किसानों के लिए। एक तो उस समय अवधि में, इस समय अवधि में जो बहुत से विषाणु फैलाने वाले कीट आते हैं, उनके प्रकोप से आपकी फसल बच जाएगी और आपका जो भी बीज आलू बनेगा वो बहुत ही स्वस्थ होगा, उसमें विषाणु रोग नहीं आएंगे और वो हेल्दी बीज गिना जाएगा। दूसरा, आपका आलू बीज का जो आकार है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने डंठल काट देने हैं। उसके बाद उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है, तो उससे आलू के कंदों कोई फटने की संभावना, जो हम देखते हैं कि आलू केवल फटे हुए मिलते हैं, वो भी कम हो जाती है। तीसरा है वो आलू का जो छिलका है वो भी अच्छे से मजबूत हो जाता है, क्योंकि डंठल काटने के बाद हमें कम से कम 20 दिन 15 दिन जो है उनको मिट्टी के अंदर रखना है और उसके छिलके को मजबूत करना है। उससे आलू जो है बीज वाला वो आपका स्टोर भंडारण उसका अच्छा हो जाएगा, वो भंडारण के दौरान सड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से किसान को एक डंठल काटने की क्रिया अपनाने से ही बहुत सारे फायदे जो हैं वो मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बताया कि किस स्टेज में और जो उद्देश्य किस चीज का है उसी के अनुसार ही डंठल की कटाई करें। तो मैं इसमें मैं अश्विनी जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन एक कॉलर है जो जिनका आलू से ही जुड़ा हुआ सवाल है, तो उसे भी बीच में हम ले लेते हैं।
हेलो हेलो जी, नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए, सवाल बताएं। करण सिंह है हमारे साथ, सीहोर मध्य प्रदेश से जी। हम ये जानकारी चाह रहे थे, आलू अभी मतलब ये समय लग जाते हैं या मतलब कौन से समय में लगाए जाते हैं? अच्छा, सीहोर से आप बात करें, आलू किस समय लगाया जाता है ये जानना चाहते हैं आप? जी, मतलब अच्छा। अच्छी पैदावार किस समय की आएगी? अश्वनी जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आलू जो है उसके जो नीचे आलू कंद बनते हैं उनके लिए थोड़ा कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो आलू अगर आप आगे पीछे मौसम में बोएंगे तो उसकी फसल तो उग जाएगी। अगर आज की डेट में आप मध्य प्रदेश में वहाँ पे आलू लगाने शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें नीचे कंद बनने का समय आएगा, जैसे ही 45-60 दिन की फसल होगी तो आपके यहाँ तापमान बहुत बढ़ जाएगा, जी जी। जिसके कारण जो है वो कंद नहीं बन पाते हैं और पौधे ऊंचे लंबे ऊपर होते रहते हैं। नीचे देखेंगे तो आलू नहीं बनेंगे। तो आलू एक बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव फसल है। इसको मुख्य जो आपका सीजन है, मौसम है आलू वाला, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर एंड से लेके नवंबर तक ही लगाना, नवंबर के 10-15 तक ही लगाना चाहिए। उसके बाद जितना आप डिले करते जाएंगे तो कंद बनने के समय में ज्यादा तापमान बढ़ जाने के कारण आपको पौधे तो लगे हुए नजर आएंगे, लेकिन नीचे आलू मिल पाने मुश्किल है उसमें। जी बिल्कुल, तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और कंद वाली जो सब्जियां भी होती हैं उनके लिए तापमान, ज्यादातर सब्जियां जो है वो सर्दियों की फसलें होती हैं, वो सब्जियां होती हैं। और जैसे कि आप डंठल की तुड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे चाहूंगी कि किस तरह की सावधानियां बरतें, ये भी बता दें जल्द से। हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था मैडम कि डंठल जो है काटने बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं, वो खास करके आपके बीज वाली फसल के लिए ही हैं। जो भोजे वाली फसल है उसमें किसान मार्केट मंडी के रेट को देखते हुए, आलू के आकार को देखते हुए अपनी फसल को उखाड़ सकता है, चाहे उसका छिलका कच्चा है तो भी वो मंडी में ले जाकर अच्छा भाव उससे पा सकता है। तो भोज्य फसल में डंठल का बहुत काटना बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता। लेकिन ये जरूर है कि अगर बहुत लेट करेगा किसान तो बहुत बड़ा आकार आलू का बन जाने पे आलू फटने लग जाएंगे, तो उनका उचित मूल्य किसान को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो डंठल की कटाई, जी, डंठल की कटाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। इस बीच एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी। जी नंद स्वरूप जी, मैं ये चाहता हूँ कि आलू में जो अगेती झुलसा और पछेती झुलसा लगता है, एक इसमें जो है बंगुरा, आलू में बंगुरा रोग लगता है, पौधा पूरा ऐंठ जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए? जी डॉक्टर अश्वनी क्या बताना चाहेंगे? हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसी सवाल एक और दर्शक का था। हाँ, ये अगेता झुलसा और पछेता झुलसा मैंने पहले भी बताया, लेकिन एक बार इनको फिर से दोहरा देता हूँ कि अगेता झुलसा अगर आपका फसल में ज़्यादा सूखा हो गया हो या कहीं पानी बहुत ज़्यादा लग जाने से उसमें जो नाइट्रोजन की खाद की मात्रा कम हो गई हो, क्योंकि वो पानी के साथ बह गई हो, या सूखा पड़ने के कारण पौधा ले नहीं पा रहा हो, तो भी पनपता है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना है खेत को, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं खड़ा करना है। एक जो है वो संतुलित नमी जो है वो बना के खेत में रखनी है। अगर फिर भी ये रोग पनपता है तो आप 1% यूरिया, जो कि नाइट्रोजन का एक स्रोत है, उसका आप जो है एक इसका छिड़काव फसल के ऊपर कर सकते हैं, जिससे भी ये कम होता है। फिर भी अगर ये कम नहीं हो, ऐसी स्थिति ना हो, फिर भी आपके रोग पनपता हो, तो आप मैनकोजेब 0.2% का घोल इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। जी। दूसरी बात आपने पछेता झुलसा की कही, तो पछेता झुलसा के लिए जो मौसम है उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कहा कि जब 2-3 दिन लगातार धुंध बनी रहे, बहुत ज़्यादा नमी हो, आर्द्रता हो, 85-90% की आर्द्रता बनी रहे, और टेम्परेचर जो है वो 10 से 20 डिग्री के बीच हो, 15-16 के आसपास हो, तो इस रोग के आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए अगर आप मौसम का पूर्वानुमान देखते हुए एक छिड़काव पहले ही कर लें मैनकोजेब, जो मैंने अगेता झुलसा के लिए बताया 0.2%, तो उसको आप पछेता झुलसा के लिए भी पहले ही कर लें तो उससे काफी बचाव हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी मौसम के कारण आपको कहीं ना कहीं लक्षण पछेता झुलसा के, जिसमें कि पत्तियां जली हुई सी लगनी नजर आती हैं और पत्तों के नीचे जो है वो फफूंद की ऐसी बढ़ोतरी होती है जैसे कॉटन रुई की तरह लग जाता है, जैसे कि रुई चिपकी हुई है, अगर ऐसा आने लगे तो आपको जल्दी से फिर से मैनकोजेब का स्प्रे दोहराना है। और फिर भी अगर रोग बढ़ने लगे तो आप इसके लिए जो है वो सिस्टेमिक जो आपके फंजीसाइड हैं, दवाई हैं, जैसे करजेट
साइमोक्सानिल का मैंने नाम लिया, 0.3% का घोल है इसमें, उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर है, इसमें 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना। बिल्कुल ठीक है। चलिए आलू पर हमने बात की, अब स्ट्रॉबेरी पे कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, स्ट्रॉबेरी पर अब जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि तुड़ाई का ये समय है, तो इस वक्त तुड़ाई करते हुए किन बातों का ध्यान रखें हमारे किसान? देखिए, एक तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि इसकी खेती भी जो अगर हम मैदानी क्षेत्रों में भी आप कर रहे हैं तो 2 तरीके से होती है कि एक तो जो लेट स्ट्रॉबेरी लगाते हैं जहाँ आपकी तुड़ाई फरवरी के महीने में आती है, वहाँ दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपकी जो फ्लावरिंग है वो अब शुरू होगी। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर के शुरुआत में ही स्ट्रॉबेरी लगा रखी है मैदानी क्षेत्रों में, तो उनमें अब फसल लगभग पकने के लिए तैयार होगी। तो जो ऐसे किसान भाई जो अर्ली स्ट्रॉबेरी के लिए फसल लगाते हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि कभी भी वो बगैर पॉलीथीन रो कवर के बगैर ना लगाएं। मेड़ के ऊपर एक पॉलीथीन की शीट ऊपर से जरूर उस पर रखें। मल्च तो लगाई जाती है नीचे, लेकिन जब आपने मल्च पे लगा भी दिया उसके बाद ऊपर से एक पॉली टनल हम बनाते हैं छोटी सी, वो बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर फसल आपकी इस वक्त पकने को तैयार है, आप देख रहे हैं कि बरसात की फोरकास्टिंग दोबारा है, कह रहे हैं कि 18 तारीख के बाद शायद फिर दोबारा से बारिश हो सकती है। तो अगर बारिश होती है और अगर आपने ऊपर से वो पॉलीथीन की शीट नहीं रखी है तो जो भी फल पानी के संपर्क में आएगा वो सड़ जाएगा। आपकी फसल तुड़ाई के लिए तैयार है, रात को बारिश हुई, नीचे आपने पॉलीथीन की मल्च बिछा रखी है तो पानी नीचे जाएगा नहीं और पौधे के आसपास वो डिप्रेशन में भरा रहेगा, तो आपका फल सड़ सकता है। तो ऐसे किसान भाई जो अर्ली स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा जिन्होंने कर लिया है ठीक है, या जो अगले साल भी लगाएं, तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर पॉलीथीन की जो टनल बनती है छोटी सी, उसको आप जरूर बनाएं। दिन में आप उसको खोल सकते हैं, रात के टाइम उसको ढकें। उसके 2 फायदे हैं, एक तो बरसात से फसल बचेगी, दूसरा जो है उसमें खरपतवार नहीं आएंगे। बिल्कुल। और देखिए अब तो और पाला नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। अभी देखिए कई जगह आपने बारिश की बात की और ओलावृष्टि भी हो रही हो। हाँ बिल्कुल, उससे भी आपकी फसल बचेगी। और स्ट्रॉबेरी का जो फूल होता है वो पाले के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील है। तो अगर आपकी रात के टाइम जब पाला पड़ रहा है, अगर ऊपर से आपने पॉलीथीन टनल बना रखी है तो, और वो टनल हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रकाश अंदर तक चला जाएगा। अगर दिन में आप नहीं भी खोलेंगे तो अंदर का तापमान इतना रहेगा तो कि रात को पॉलीथीन जो इस्तेमाल करते हैं उसके भी कुछ मानक है कि कितने mm की होनी चाहिए? 20 माइक्रोन की पॉलीथीन अगर आपको ऊपर से लगानी है। मल्च के लिए हम 80 माइक्रोन तक की यूज करते हैं काली, लेकिन जो ऊपर से पॉलीथीन आप टनल बनाएंगे वो हमेशा सफेद पॉलीथीन की होनी चाहिए और उसमें प्रकाश जो है अंदर तक जाएगा तो पौधे का प्रकाश संश्लेषण भी होगा और गर्मी भी अंदर रहेगी। हालांकि दिन के वक्त आप थोड़ा जरूर खोलें क्योंकि परागण बहुत आवश्यक है। जी। स्ट्रॉबेरी में अगर परागण नहीं होगा तो फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फल की जो सेटिंग है वो बहुत ही खराब होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे किसान भाई जिनकी फसल तैयार है तो वो किसान भाई अपना इस तरह से तुड़ाई आराम करें क्योंकि इसकी जो पैकिंग है वो प्लास्टिक पुनेट में होती है, क्योंकि आम पैकेजिंग में ये फल नहीं जाता है। पैकिंग के बारे में भी मैं आगे बात करूंगी आपसे। और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से, क्योंकि ये अब मतलब फल तोड़ने का समय और उस वक्त नुकसान हो जाए तो बहुत समस्या होती है और बहुत आर्थिक नुकसान भी हो सकता है हमारे किसानों को। तो ऐसा ना हो, इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेलो किसान में दोनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे। आपके कॉल्स भी लेंगे, कहीं मत जाएगा। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हमें कॉल करें, और साथ ही आलू की खेती के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी हमने आपको बताई ब्रेक से पहले। आइए कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी यशवंत जी बताइए क्या सवाल है। हाँ, मैं यशवंत जी सीपरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं किसान चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि मैं किसान चैनल को बधाई देना चाहता हूं, जिससे कि हमें किसानी के बारे में और हमारे जो पशुओं के बारे में और अन्य फसलों के बारे में, जैसे कि हमारा जीरा वगैरह के बारे में जो जानकारी हमको उपलब्ध होती है। जी यशवंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि जो इस प्रकार के चैनल पर आकर के अपनी बात कहते हैं। मेरा मेन विषय ये है कि जो आलू होते हैं जी, सवाल पूरा कीजिए आप। जी, उसमें क्या है, जो सफेद रंग का आलू होता है उसमें छोटे किस्म का भी होता है और बड़े किस्म का होता है, और लाल आंख का आलू होता है। वो लाल आंख का आलू के लिए हमको बीज या पौध कहाँ मिलेगी, और हम बड़े आलू को जो चिप्स के लिए उद्योग के रूप में हमारा स्थापित हो, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि वो हमें जानकारी मिले। जी बिल्कुल। छोटा आलू होता है उसकी पैदावार से हम संतुष्ट नहीं रहते। जी यशवंत जी पूरी जानकारी मिलेगी आपको, और जैसा कि आपने बताया कि आपको काफ़ी लाभ हो रहा है हमारे चैनल से, तरह तरह की कृषि और पशुपालन संबंधी जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं। और जब आप किसानों से हमें ऐसा सुनने को मिलता है तो आपको विश्वास दिला के बहुत प्रसन्नता होती है, और हमें ये भी लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा मकसद है, उसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब ज़रूर हो रहे हैं। तो आप ऐसे ही हमारे ये कार्यक्रम देखिए और अपने अन्य किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित कीजिए डीडी किसान को देखने के लिए। डॉक्टर अश्विनी क्या बताना चाहेंगे। जी हाँ, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि लाल रंग के आलू या सफेद रंग के आलू के लिए जो है अच्छा उत्तम गुणवत्ता का बीज या पौध कहाँ से मिलेगी, तो आलू का जो उच्च गुणवत्ता का स्वस्थ बीज है वो आलू की फसल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि अगर आपका आलू का बीज स्वस्थ होगा तभी आप भरपूर उससे उत्पादन ले पाएंगे और अच्छी इनकम ले पाएंगे। तो हर किसान को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बीज वो लगाते हैं वो हमेशा उत्तम गुणवत्ता का हो, और गुणवत्ता से मतलब है कि वो स्वस्थ हो, स्वस्थ ऐसा कि उसके अंदर कोई भी खास करके विषाणु रोग और जो उसके ऊपर नजर आने वाले स्तर पर नजर आने वाले जैसे खुरुंड बीमारी है या ब्लैक स्कर्फ काली रूसी है वो कम से कम हो जी। तो ऐसा स्वस्थ बीज पाने के लिए आपको किसी प्रमाणीकरण संस्था जो कि बीज आलू का प्रमाणीकरण करके बीज आगे किसानों को देती हो,
उसमें मुख्यतः आपके जो राज्य के कृषि विभाग है वो अवश्य जो है वो आपको प्रमाणीकृत बीज आलू का उपलब्ध करवाता होगा, दोनों ही किस्मों का, चाहे वो लाल रंग के बीज के आलू हैं या सफेद रंग वाले हैं। तो आप अपने कृषि विभाग के अधिकारी के पास जाके अपना जो है वो बीज का डिमांड करके अपना बीज वहां से ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको और अच्छा चाहिए होगा तो कुछ मात्रा में हमारा जो संस्थान का एक केंद्र है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश ग्वालियर में, आप वहां पर भी अपना जो बीज कई बार रखने के बाद कुछ मात्रा में बीज बच जाता है, जो सरप्लस होता है वो वहां पे लोगों को, किसानों को भी बांट दिया जाता है। तो अगर आप वहां पे भी संबंध बनाएं, उनसे, उनके साथ कांटेक्ट करें तो कुछ मात्रा में आपको और भी गुणवत्ता युक्त बीज जो है, दोनों लाल किस्म का भी और सफेद किस्मों का भी। डॉक्टर अश्विनी, कैसे संपर्क करें? जैसे कि आपने बताया कि ग्वालियर में है ऐसा इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से संपर्क किया जा सकता है? क्या नंबर वगैरह इसके उपलब्ध होंगे? हाँ, इसके नंबर हमारे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वेबसाइट, अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो उस पे हर केंद्र के, हमारा एक केंद्र जो है वो ग्वालियर में है, दूसरा पटना में है, जो इनके नजदीक रहेंगे। तो इनको मुख्यतः ग्वालियर वाला नजदीक पड़ेगा और वहां पे लाल रंग के आलूओं का बीज भी तैयार किया जाता है मुख्यतः। तो ये वहां पे अगर कांटेक्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे तो जरूर अवश्य इनको वहां पे बीज मिलेगा। जी जी, शुक्रिया अश्विनी जी जानकारी के लिए। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के बारे में। जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि आपने कहा था कि जो तुड़ाई से पहले ये जो समय है, बारिश भी हो रही है, ऐसा पूर्वानुमान है, कई जगह तो ओलावृष्टि जैसे भी हम देख रहे हैं कि पूर्वानुमान है, और हुआ भी है अभी हफ्ते भर के अंदर। तो तुड़ाई के वक्त आपने बताया कि इस समय टनल बना के रखे, आगे किस तरह की सावधानियां बरतें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम की आंख मिचौली लगातार चली रही है। तुड़ाई करते वक्त क्या सावधानी हो, पैकेजिंग इसकी किस तरीके से करें, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सारा जितना भी काम आप करते हैं स्ट्रॉबेरी उत्पादन में, सारा कुछ आके हार्वेस्टिंग पे ही निर्भर करता है कि आप कितनी सफलतापूर्वक अपनी फसल को बाजार तक पहुंचा पाए। वो हमारा अंतिम उद्देश्य होता है। तो ये बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई जो की जाती है वो सुबह की जाती है। कई किसान सुबह 4 बजे से तुड़ाई इसकी आरंभ करते हैं, क्योंकि इसकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत कम है। तो अक्सर जो है 6, साढ़े 6 या 7 बजे से पहले आपको मंडी में पहुंचना होता है। और इसकी जो हम पैकिंग करते हैं उसके लिए प्लास्टिक पुनेट्स आते हैं, और सरकार ने कई जगह वो सब्सिडी बेसिस पर भी उपलब्ध कराए हैं। और इस वक्त उसकी एक पुनेट की कीमत लगभग 2 रुपए 80 पैसे के आसपास, 2.5 से 3 रुपए के बीच में प्लास्टिक का छोटा सा, हाँ, उसको हम पुनेट कहते हैं। प्लास्टिक के पुनेट्स जो आते हैं उनमें इसको रखना पड़ता है। तो एक तो किसान भाई जो इसकी तुड़ाई करें वो बिल्कुल सवेरे करें, ताकि वो 6 बजे या 6:30 बजे तक मंडी में पहुंच जाए, ताकि उसको, क्योंकि फिर वो रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। तो एक तो ये आवश्यक है कि तुड़ाई जो है इसकी सवेरे करें। इसकी जो पैकिंग है वो भी उसमें भी बड़ी तकनीकी है, क्योंकि जो प्लास्टिक पुनेट में जब हम फ्रूट को रखते हैं तो वो कहीं से खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहेगा तो जब आप यातायात में जाएंगे तो जब वो हिलता है आपस में, तो फल आपस में रगड़ता है। तो ये भी किसान की बड़ी अक्लमंदी वाली बात है कि जब आप फल को पैक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग साइज के फल आते हैं। जो प्राथमिक फल होंगे बड़े होंगे, सेकेंडरी फल होंगे वो छोटे होंगे। तो बीच में जहां भी आप देखते हैं कि कोई जगह खाली रह रही, तो उसमें आप छोटा फल जरूर एडजस्ट करने की कोशिश करें, ताकि यातायात में वो फल आपस में रगड़ के और उनकी जो स्किन है या उनकी जो खाल है वो छिले नहीं। अगर एक बार छिल गई तो उसमें बोटाइटिस आ जाएगा, रोट आ जाएगी, सड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और अर्ली स्ट्रॉबेरी जो होती है उसमें हमेशा जो है पैसा किसान भाइयों को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रॉबेरी मार्केट में आ रही है वो बहुत महंगी है। और वही स्ट्रॉबेरी जब 15 फरवरी के बाद जब मार्केट में आएगी तो उसका रेट आपको 80 रुपए किलो या 60 रुपए किलो आ जाता है रिटेल में भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वक्त आपका जैसे दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अगर आप तुड़ाई कर पाते हैं तो 300 रुपए 400 रुपए किलो भी बिक जाती है। तो ये इसकी जो कीमत है वो निर्भर करती है कि आपकी जो तुड़ाई का समय है वो क्या है। नए साल पर इसकी डिमांड बहुत होती है। दिल्ली में 350-400 रुपए किलो भी जाता है। और जैसे जैसे सीजन लेट होता जाता है तो इसकी जो कीमत है वो कम होती जाती है। और यही वजह है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो फल होते हैं स्ट्रॉबेरी के, उनकी गुणवत्ता भले ही अच्छी हो, लेकिन उनको ऐसा उतना अच्छा नहीं मिल पाता उन किसान भाइयों को, क्योंकि जो उनकी जो फसल आती है वो अप्रैल के बाद आती है। और अप्रैल के बाद हमारे यहाँ मैंगो स्ट्राइक कर जाता है बाजार में। तो ये इस कंपटीशन को हमें बचाना है कि हमारे किसान भाई कोशिश करें कि वो अर्ली स्ट्रॉबेरी लगाएं और थोड़ा सा उसको प्रोटेक्टेड, ऊपर से प्रोटेक्शन उसकी जरूर रखें, ताकि वो उसको फ्रॉस्ट से बचाया जा सके, ठंड से बचा सके और बरसात से बचा सके। तो इन बातों का ध्यान बहुत आवश्यक है। चलिए आगे मैं आपसे ये भी समझूंगी कि जो आपने बताया ये तो हुआ कि जो सीधा फल
जो कंज्यूमर या उपभोक्ता लेना चाहते हैं। लेकिन प्रसंस्करण के लिहाज से कितनी उपयोगिता है स्ट्रॉबेरी की, क्योंकि हम देखते हैं कई तरह के उत्पाद बाज़ार में मिलते हैं, चाहे उसका केचप मतलब जैम हो, कैंडी हो, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो मैं उस पर बात करूँगी। लेकिन एक कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, नमस्कार। जी जी, मनोज केसरी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? खगड़िया बिहार से बात कर रहे हैं आप। जी जी, मेरा सवाल ये है सर, आलू मैंने 1 एकड़ में आलू लगाया है, तो आलू के पौधे इतने लंबे लंबे बड़े हो गए, मतलब 2 से 2.5 फीट या 3 फीट के हो गए हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं, उसके लिए क्या करें सर? तो क्या समस्या क्या आ रही है सर? पेड़ लंबे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, पेड़ ठीक है। अश्वनी जी ये बता रहे हैं कि जो पौधे हैं, जो आलू मतलब पेड़ बड़ा होता जा रहा है, इनको आशंका ये है कि कंद का क्या अभी विकास हुआ होगा, क्या बताना चाहेंगे? जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैदावार में कमी भी आ सकती है उसमें। हाँ मनोज जी, ऐसा है कि अभी तो आपके यहाँ आलू का मुख्य सीजन चला हुआ है, और अगर पौधे लंबे हो रहे हैं तो आपको इस समय इस अवस्था पे कुछ नहीं करने का है, लेकिन उनको जो है पछेता झुलसा से आपको जरूर अवश्य बचाना है, क्योंकि अगर इस समय में पछेता झुलसा रोग लग जाता है तो आपकी आलू की फसल जो है वो बर्बाद हो सकती है, और नीचे अभी आलू नहीं बने होंगे ज़्यादा, तो आपको अभी तो चलने देना है इस फसल को, और बीच में ये देखते जाना है कि नीचे कोई पौधे को उखाड़ के कि आलू बने हैं तो बन गए हैं, तो उनका आकार जितना आपको चाहिए उतना बना है या नहीं बना है, तो उसके आकार तक आपको इंतजार करना है। जब तक आपको डिजायर्ड साइज और जितना आकार आपको चाहिए वो नहीं बना, तब तक आपको फसल को चलने देना है और उसको बचाना है बीमारी से, पछेता झुलसा से खास करके। आपको अवश्य अच्छी फसल मिलेगी अगर आप बीमारी से अपनी फसल को बचा लेते हैं, क्योंकि अभी आलू के लिए अच्छा उपयुक्त मौसम चला हुआ है, ठंडा है, अभी और आगे चलने देंगे तो कोई उसमें समस्या नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आलू नहीं मिलेंगे, लेकिन फसल को बीमारी से जरूर बचाइए। अश्विनी जी, मैं छोटा सा सवाल है यहाँ पर, मैं चाहूंगी जल्द इसका जवाब दें क्योंकि ब्रेक लेना है। क्या अच्छे कंद के लिए इस समय किसी तरह के पोषक तत्वों की जरूरत है कि जो कंद अच्छे मिले, अच्छी गुणवत्ता हो उनकी? ऐसा है मैडम कि इस अवस्था पर आकर पोषक तत्व देने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो शुरू के लगभग 30-40 दिन के अंदर अंदर ही देना आवश्यक रहता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही जी, हाँ, देरी से देने पे कोई बहुत ज्यादा इसमें उसका यानी इस अवस्था में कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, जैसे कि आपने बताया, लाभ इस अवस्था पर नहीं मिलेगा अगर हम कोई पोषक तत्व। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप भी हमें कॉल करें अगर अभी तक आप अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે
મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी और आलू पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, जैसे कि स्ट्रॉबेरी पर हम बात कर रहे थे और ब्रेक से पहले मैंने कहा कि स्ट्रॉबेरी एक तो आप एज अ फ्रूट इसे कंज्यूम करते हैं और साथ ही साथ प्रसंस्करण के लिए भी इसकी काफ़ी मांग रहती है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो हर उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबको पसंद है। क्योंकि इसके प्रोसेस प्रोडक्ट इतने बच्चों के लिए, चाहे इसकी टॉफ़ी है, आइसक्रीम है, जैम है, बहुत सारे प्रोसेस प्रोडक्ट हैं। अब उसमें निर्भर ये करता है कि जब हमारे किसान भाई स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जैसे आज हमने 10 किलो स्ट्रॉबेरी तोड़ी, पता चला कि उसमें 2 किलो 3 किलो स्ट्रॉबेरी ऐसी है कि जो मार्केट में हमें उसका रेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो उन स्ट्रॉबेरीज के पल्प को हम प्रिजर्व करते रहते हैं और अपनी तुड़ाई तक आप किसी प्रसंस्करण स्पेशलिस्ट जो भी आपके नज़दीक है वो हमारे किसानों से संपर्क करें। और ऐसे फल जिनकी प्राइस या जिनका दाम हमें मार्केट में बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, उन फलों को लेके हम उनके पल्प को प्रिजर्व करते रहें और जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा हो जाए फिर हम उसका कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक तो प्रसंस्करण में ये बहुत आवश्यक है कि आपको पल्प प्रिजर्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि बड़े फलों का जो रेट होता है मार्केट में अच्छा रहता है जैसे जैसे फल छोटे होते जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह के फूल खिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी जो फूल खिलते हैं उनका फूल का भी साइज बड़ा होता है और फल का भी बड़ा होता है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ को आएंगे फल का साइज छोटा होता है। तो ऐसे फलों को हम प्रसंस्करण में यूज कर सकते हैं और उसके जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहें अपनी सुविधा अनुसार और अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के हिसाब से वो उससे आप बना सकते हैं। जी, एक कॉलर है, ये बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी, मैं आलू डाला हूँ मैं कीचड़ में, तो उसमें क्या खाद डालना चाहिए और कितने मात्रा में डालना चाहिए? छत्तीसगढ़ से साहिब लाल जी हमारे साथ। डॉक्टर अश्विनी, क्या बताना चाहेंगे? और उसमें मैं एक खाद बनाया हूँ कि 100 लीटर पानी में 50 किलो गोबर और 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन उसको घोल किया हूँ, उसको स्प्रे करना है आलू में कि उसके पौधे के नीचे डालना है? जी जी, क्या बताना चाहेंगे अश्विनी जी? ये जिन्होंने बताया, मैं क्या जीव अमृत इसे ही कहते हैं जो बता रहे हैं ये? जी मैम, हाँ, लगभग की तरह ही है ये जो बता रहे हैं। तो वैसे तो कुछ ये अगर कह रहे हैं कि जमीन में डालना है या ऊपर डालना है, तो मेरे हिसाब से तो कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इस फसल की जो अवधि अभी चली हुई है, अभी इस स्टेज पर पता नहीं नीचे वो कितना पौधों की बढ़ोतरी कितनी हो चुकी है, क्या उसके नीचे ये जाके घुस के उसमें डाल पाएंगे या कैसे है, ये तो यही अच्छा समझते होंगे। नहीं तो अगर ज्यादा घने पौधे हो चुके हैं, पौधों की बढ़ोतरी अच्छी हो चुकी है, तो ये हल्का सा उसको पतला करके और पानी का घोल मिला के इसको
स्प्रे उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा फायदा तो यही बता पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी हमारे पास तो कोई ऐसी स्टडी है नहीं कि उसका स्प्रे करने से कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। उसके बारे में मैं तो नहीं कुछ कह पाऊंगा। अगर इनका अपना कोई तजर्बा ऐसा है तो ये उसके आधार पर ही करें। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में कोई पोषक तत्व डालने की बात कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर डालने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इनका फसल की अवधि कितने दिन की हुई है। अगर वो 30 से 40 दिन तक है तो जो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर डोज है वो उसका जो सेकंड डोज है वो उसमें डालना आवश्यक रहता है, जिससे कि कंद का, आलू के कंदों का आकार अच्छा हो जाता है, पौधों की भी बढ़वार अच्छी रहती है। जी जी ठीक है जी डॉक्टर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? जैसे इन्होंने जो बताया कि ये तमाम चीज़ें मिला कर के इन्होंने एक तरीके से कहें जैविक तरीके से शायद ट्रीट करना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए आलू की जो कंद बनने की, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि शुरुआत में ही बनता है, तो जो बेसल डोज है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर ग्रोथ उनकी सामान्य है तो अनावश्यक उसमें फर्टिलाइजर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा किसान भाइयों को। जी जी डॉक्टर शर्मा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रॉबेरी, आपने प्रसंस्करण के बारे में कई सारी बातें बताई, और इसमें आप बीच में बता भी रहे थे कि इनके जो पौधे, मतलब उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके, यहाँ पर अगर सक्सेसफुल तरीके से इसकी खेती की जा सकती है तो समस्या आती है पौधों की, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो शहरों से काफ़ी दूर हो जाते हैं, कई तरह की वो दूसरी वहाँ की समस्या है, वहाँ पौधे अच्छे बन जाते हैं। तो ये जो कॉस्ट जो है, जो लागत है स्ट्रॉबेरी की खेती में, ये काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस वजह से भी कई किसान हिम्मत नहीं कर पाते हैं। क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप दूसरे फलों में क्या है कि वो बहुवर्षीय होते हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे तैयार नहीं होते लगाने के लिए। मान लो कि हमने आम लगा दिया, अमरूद लगा दिया, लीची लगा दी, तो हम कोई दूसरी फसल नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास बाग भी लगा हुआ तो बाग के बीच में भी आप इसको लगा सकते हैं। आप अपनी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं वो अपना बालकनी में लगा सकते हैं। तो एक तो सबसे आवश्यक बात यह है कि हमारे जो भी किसान भाई, बहुत बड़ा फेल्योर स्ट्रॉबेरी में ये हुआ कि हमारे किसान भाई बगैर तकनीकी जानकारी के बहुत बड़े स्तर पर स्ट्रॉबेरी लगा देते हैं। फिर उनको तुड़ाई के लिए लेबर, उसकी मार्केटिंग फैसिलिटी, तो जितनी चीज़ की आप मार्केट कर सकते हैं आप उतना लगाएं। ये बहुत आवश्यक ट्रेनिंग ले लें और इसके बारे में पूरी बाजार पढ़ लें। है कि इस पे लागत ज़्यादा है, तो जब तक आपको तकनीकी ज्ञान हो तब तक आप स्ट्रॉबेरी नहीं लगा सकते और आपको नुकसान होता है। तो किसान भाई पहले जो पैसा लगा देते हैं, फिर वो जो उसको जब मैनेज नहीं कर पाते, उनको लेबर नहीं मिल पाती, उनको तुड़ाई के लिए उनको मार्केट नहीं मिल पाती, तब वो हताश होते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि पहले आवश्यक ये है कि ऐसे किसान भाई जिनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है वो इसको छोटे स्तर से शुरू करें। 1 बीघा 2 बीघा में पहले उसको लगाएं, और ताकि आप उसकी मार्केटिंग ठीक तरह से कर सकें, ताकि आपको लाभ ज़्यादा मिले। तो शर्मा, एक चीज़ ये भी सुनने में आती है कि स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सही है क्या? इंडिया में इस तरह की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है स्ट्रॉबेरी में। खास करके एक रॉट आती है जो सबसे गंभीर है, वो है बोट्राइटिस रॉट। अच्छा, वो जो उसके फल सड़ने लगते हैं, तो उसके लिए अगर आप अच्छी तरह मच करते हैं तो इस पर अभी इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव, उतना ज़्यादा नहीं जितना बाकी फसलों पे है। और आप सिंपल अगर ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी भी लगाना चाहते हैं तो आप 70-72 टन FYM से भी स्ट्रॉबेरी को ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं भी डालेंगे, तब भी आपको संतोषजनक फसल आपको मिलेगी। तो हमारे किसान भाई ये हैं कि जो पौधे जो हैं अच्छी जगह से मिलें और उनको जितना सस्ता मिल सके वो उतना सस्ता खरीदें, क्योंकि जो हिमाचल सरकार है या जम्मू एंड कश्मीर सरकार है वो भी लगभग 3 रुपए के आसपास एक पौधा देती है। और प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो लोग छोटे स्तर पर लगाना चाहते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जो घर पे ही पौधे सप्लाई कर देती हैं, लेकिन उनका पौधा टिश्यू कल्चर्ड वाला है और 9-10 रुपए प्रति पौधा है, थोड़ा महंगा होता है। हाँ, तो इसलिए आप अपनी तकनीकी ज्ञान और अपने जो आपके स्रोत हैं उनको ध्यान में रखिए। लागत ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए तो लाभ इसमें अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 100% आपको 2 रुपए मिलेंगे। 1:2 का रेशियो माना जाता है। स्ट्रॉबेरी में लागत है तो उसका फायदा भी है, लेकिन वो बिल्कुल जो है प्लानिंग के साथ अगर आप लगाएंगे तब आप लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए थे आलू पर, उन्होंने कई सवालों के जवाब दिया। डॉक्टर अश्विनी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और डॉक्टर शर्मा, आप भी हमारे साथ रहे, स्ट्रॉबेरी से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई। हालांकि अभी भी बहुत सारे मुझे लगता है सवाल छूट गए होंगे, लेकिन आज क्योंकि समय इतना ही था तो फिर से कभी हम इस विषय को फिर से शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद जी। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारे अगले अंक का विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है रबी दलहनी फसलों की देखभाल
और साथ ही बात करेंगे पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो करें, लाइक करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इससे भी आसान तरीका हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम दूरदर्शन किसान को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं YouTube चैनल से, जहां पर आप हमारे पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं और दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें आप दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।